नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे वित्तीय विकास के माध्यम से हमें ज्ञान और मुनाफा दोनों प्रदान करता है, भारतीय स्टॉक मार्केट और उसके सेक्टर। स्टॉक मार्केट में कई विभिन्न सेक्टर होते हैं जैसे कि फार्मा, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि। ये सेक्टर विभाजन आधारित होते हैं जो उनकी विशेषताओं और व्यावसायिक गतिविधियों पर आधारित होते हैं। आज हम यहाँ FMCG सेक्टर पार्ट 1 के विषय में चर्चा करेंगे। FMCG को सिंपल भाषा में समझे तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुओं। ये सेक्टर ई कॉमर्स एंड रिटेल का एक हिस्सा ही है। जो ई कॉमर्स एंड रिटेल सेक्टर में हमने देखा, भारत में FMCG क्षेत्र का विस्तार उपभोक्ता संचालित विकास और उच्च उत्पाद कीमतों, विशेषकर आवश्यक वस्तुओं के कारण हुआ। FMCG क्षेत्र लगभग 3 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जो भारत में कुल कारखाने के रोजगार का लगभग 5% है। 2022 से 23 में देश में FMCG की बिक्री राजस्व के हिसाब से 7 से 9% बढ़ने की उम्मीद थी। इस क्षेत्र के प्रमुख विकास चालकों में अनुकूल सरकारी पहल और नीतियां, बढ़ता ग्रामीण बाजार और युवा आबादी, नए ब्रांडेड उत्पाद और ई कॉमर्स प्लेटफार्मों की वृद्धि शामिल है। विनिर्माण प्रक्रिया, दैनिक संचालन, खुदरा और लॉजिस्टिक चैनल, उपभोक्ता अंतर्दृष्टि और संचार में लचीलापन महत्वपूर्ण कारक होना चाहिए जो FMCG कंपनियों को समय की कसौटी पर खरा उतरने और लंबे समय में उपभोक्ताओं के लिए अधिक मूल्य बनाने में मदद करेगा। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG सेक्टर भारत का चौथा सबसे बड़ा सेक्टर है और बढ़ती डिस्पोजेबल आय, बढ़ती युवा आबादी और उपभोक्ताओं के बीच बढ़ती ब्रांड जागरूकता के कारण पिछले कुछ वर्षों में स्वस्थ दर से विस्तार हो रहा है। भारत में FMCG बिक्री में घरेलू और व्यक्तिगत देखभाल का हिस्सा 50% है। यह उद्योग भारत की GDP में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। भारत में FMCG क्षेत्र भारत एक ऐसा देश है जिसे कोई भी FMCG खिलाड़ी नजरअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि इसकी मध्यवर्गीय आबादी संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल आबादी से अधिक है। भारतीय FMCG बाजार लगातार बढ़ रहा है क्योंकि अधिक लोग आर्थिक सीढ़ी पर आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं और आर्थिक प्रगति का लाभ जनता के लिए सुलभ हो गया है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मात्र 27 वर्ष की औसत आयु के साथ बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के कारण भारत की जनसंख्या अधिक उपभोक्तावादी होती जा रही है। वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा जाल स्थापित करने की सरकारी पहल से इसे और सहायता मिली है। बढ़ती जागरूकता, आसान पहुंच और बदलती जीवन शैली इस क्षेत्र के लिए प्रमुख विकास चालक रहे हैं। भारत में FMCG क्षेत्र द्वारा उत्पन्न कुल राजस्व में शहरी क्षेत्र लगभग 65% राजस्व हिस्सेदारी के लिए जिम्मेदार सबसे बड़ा योगदान करता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण भारत में FMCG बाजार तेज गति से बढ़ा है। अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं और कुल ग्रामीण खर्च में FMCG उत्पादों का हिस्सा 50% है। दिसंबर 2022 तक FMCG बाजार 56.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। FMCG बाजार का कुल राजस्व 2021 से 27 तक 27.9% CAGR से बढ़ने की उम्मीद है, जो लगभग 615.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। 2022 में शहरी क्षेत्र ने 65% योगदान दिया जबकि ग्रामीण भारत ने कुल वार्षिक FMCG बिक्री में 35% से अधिक का योगदान दिया। अच्छी फसल, सरकारी खर्च से वित्त वर्ष 24 में ग्रामीण मांग में सुधार में मदद मिलने की उम्मीद है। पिछले वित्तीय वर्ष में इस क्षेत्र के राजस्व में 8.5% और मात्रा में 2.5% की वृद्धि हुई थी। 2022 की जनवरी-जून अवधि में मुद्रास्फीति के दबाव के कारण मूल्य वृद्धि के कारण इस क्षेत्र में लगभग 8.4% की मूल्य वृद्धि देखी गई। 2022 की दूसरी तिमाही में FMCG क्षेत्र ने सालाना आधार पर 10.9% की वृद्धि दर्ज की, जो कि Q1 में देखी गई 6% साल दर साल मूल्य वृद्धि से अधिक है। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण बाजार का आकार 2022 में 307.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और 2028 तक 547.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2023-28 के दौरान 9.5% की वृद्धि दर CAGR प्रदर्शित करेगा। 2023 तक डिजिटल विज्ञापन 14.75% CAGR से बढ़कर ₹35,809 करोड़ $4.30 बिलियन
जिसमें एफएमसीजी उद्योग कुल डिजिटल खर्च में 42% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा योगदानकर्ता होगा। भारत में 780 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता शामिल हैं, जहां एक औसत भारतीय व्यक्ति प्रतिदिन अपने स्मार्टफोन पर लगभग 7.3 घंटे बिताता है, जो दुनिया में सबसे अधिक में से एक है। भारत में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2022 में 759 मिलियन से बढ़कर 2025 तक 900 मिलियन हो जाएगी। 2021 में भारत का उपभोक्ता खर्च 1891.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारतीय गांव, जो समग्र वार्षिक एफएमसीजी बिक्री में 35% से अधिक का योगदान करते हैं, इस क्षेत्र के समग्र पुनरुद्धार के लिए महत्वपूर्ण है। ई कॉमर्स अब विकसित खरीदारों के बीच कुल एफएमसीजी खपत का 17% हिस्सा है, जो समृद्ध हैं और लगभग रुपए का औसत खर्च करते हैं। $5,620 $68। भारत के ई कॉमर्स उद्योग ने 2022 में साल दर साल 36.8% की वृद्धि दर्ज की। भारतीय ई कॉमर्स बाजार रुपए के मूल्य तक पहुंचने का अनुमान है। 2027 के अंत तक $26,459.18 बिलियन $319.30 बिलियन 2022-27 की अवधि के दौरान 26.71% की CAGR से विस्तार। इंटरनेट और स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं में वृद्धि, नीतिगत सुधारों में सुधार और खर्च योग्य आय में वृद्धि के कारण पिछले 5 वर्षों में बाजार में तेजी से वृद्धि हुई है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लेनदेन करने के लिए मोबाइल वॉलेट, इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के बीच लोकप्रिय हो गए हैं। 2021 तक 1.2 मिलियन दैनिक ई कॉमर्स लेनदेन थे। डिजिटल लेनदेन का कुल मूल्य 2021 में 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2026 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। भारत के ऑनलाइन किराना बाजार का आकार 2022 में 4,540 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2032 तक 76,761.0 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाने का अनुमान लगाया गया है, जो 2032 तक 32.7% की CAGR पर होगा। एफएमसीजी दिग्गज जैसे जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, लैक्मे और अन्य कंपनियां, जो दशकों से भारतीय बाजार पर हावी हैं, अब मामाअर्थ, द मॉम्स कंपनी, बेबी जैसे D2C केंद्रित स्टार्ट-अप के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। अज़ा, नुआ और पी-सेफ, रेवलॉन और लोट्स जैसे बाजार दिग्गजों को रुपए तक पहुंचने में 20 साल लग गए। 100 करोड़, $13 और 40 सेंट मिलियन राजस्व का आंकड़ा, जबकि ममाअर्थ और सूगर जैसे नए जमाने के D2C ब्रांडों को उस मील के पत्थर को हासिल करने में क्रमशः 4 और 8 साल लगे। टेलीविजन पर विज्ञापन की मात्रा में जुलाई-सितंबर तिमाही में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें 461 मिलियन सेकंड का विज्ञापन दर्ज किया गया, जो 2021 में सबसे अधिक है। एफएमसीजी ने 2019 की समान अवधि के मुकाबले विज्ञापन मात्रा में 29% की वृद्धि के साथ अपनी नेतृत्व स्थिति बनाए रखी है। ई कॉमर्स क्षेत्र ने 2020 की तुलना में 26% की स्वस्थ छलांग दिखाई। निवेश जनवरी 2023 में ITC ने 3 से 4 साल की अवधि में डायरेक्ट टू कंज्यूमर D2C स्टार्टअप और हेल्थ फूड ब्रांड योगा बार की मूल कंपनी स्प्राउट लाइफ फूड्स SFPL का 100% अधिग्रहण करने की योजना की घोषणा की है। जनवरी 2023 में ITC ने तेलंगाना में 59 एकड़ का खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र खोला, जो चरणबद्ध तरीके से बिस्कुट, चिप्स, नूडल्स के साथ साथ आटा भी बनाएगा, जिसे ITC सनफीस्ट और आशीर्वाद सहित अपने लोकप्रिय ब्रांडों के तहत बाजार में लाती है। दिसंबर 2022 में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL ने ZV वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ओजिवा और न्यूट्रिशनल प्राइवेट लिमिटेड वेलबींग न्यूट्रिशन में रणनीतिक निवेश के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण श्रेणी में प्रवेश की घोषणा की। अक्टूबर 2022 में डाबर इंडिया लिमिटेड ने अपने खाद्य व्यवसाय को रुपए तक विस्तारित करने के लिए बादशाह मसाला प्राइवेट लिमिटेड में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। 3 वर्षों में 500 करोड़, $60 और 30 सेंट मिलियन और नई आसन श्रेणियों में विस्तार। अक्टूबर 2022 में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने रेडी टू ईट और रेडी टू कुक पेशकशों की एक नई और बड़ी रेंज के साथ टाटा क्यू को टाटा संपन्न यमसाइट के रूप में पुनर्निर्मित और रीब्रांड किया। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 100% और बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति दी है।
इससे संगठित खुदरा बाजारों में एफएमसीजी ब्रांडों के लिए रोजगार, आपूर्ति श्रृंखला और उच्च दृश्यता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा और अधिक उत्पाद लॉन्च को प्रोत्साहन मिलेगा। अप्रैल 2000 जून 2022 के बीच इस क्षेत्र में 20.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई दर्ज किया गया। एफएमसीजी क्षेत्र में हाल के कुछ घटनाक्रम इस प्रकार हैं। जनवरी 2023 में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और यूएनडीपी ने स्रोत पर कचरे के पृथक्करण, अलग किए गए कचरे के संग्रह को बढ़ावा देकर प्लास्टिक कचरे के अंत से अंत प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी परियोजना शुरू करने की घोषणा की। नवंबर 2022 में आईटीसी ने उत्तर भारत में फसल अवशेष प्रबंधन कार्यक्रम को मजबूत करने और उन क्षेत्रों को ट्रैक करने, निगरानी करने और पहचानने के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस उपकरण विकसित करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ सहयोग किया है, जहां पराली जलाने का अभ्यास किया जाता है। वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में टेलीविजन पर एफएमसीजी विज्ञापन मात्रा में 33% की वृद्धि हुई। वर्ष 2020 की तुलना में वृद्धि 22% थी। टीवी पर शीर्ष 10 विज्ञापनदाताओं ने वर्ष 2021 में विज्ञापन मात्रा में 60% हिस्सेदारी निभाई। सूची में एचयूएल शीर्ष पर है, उसके बाद रैकेट बैंकिजर भारत और ब्रुक बॉन्डर लिप्टन इंडिया हैं। दिसंबर 2022 में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने जेडवी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ओजिवा और न्यूट्रिशनल ऐप प्राइवेट लिमिटेड वेलबींग न्यूट्रिशन में रणनीतिक निवेश के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण श्रेणी में प्रवेश की घोषणा की। फरवरी 2023 में महिला कल्याण ब्रांड न्यूट्रीजो ने अपने स्तनपान सहायता बार लैक्टोबाइट्स और मतली अवरोधक मौखिक स्ट्रिप्स नेल द नौसिया के लिए नए स्वाद पेश किए हैं। जनवरी 2023 में भारत के अग्रणी डेयरी खिलाड़ियों में से एक हेरिटेज फूड्स लिमिटेड ने मट्ठा आधारित तत्काल ऊर्जा पेय ग्लूकोशक्ति के लॉन्च की घोषणा की है, जो मेहनती युवाओं को पुनर्जीवित करता है जब कठोर शारीरिक काम उन्हें थका देता है। 2022 में ब्रिटानिया ने हाल ही में अपने न्यूट्रीचॉइस ब्रांड के तहत रागी कुकीज और 5 अनाज वाले डाइजेस्टिव बिस्कुट लॉन्च किए। 2023 में संयुक्त अरब अमीरात स्थित खाद्य और पेय कंपनी बीसीएस ग्लोबल्स अपनी तरह के अनूठे ब्रांड वॉक्स के लॉन्च के साथ भारतीय ऊर्जा पेय बाजार में प्रवेश करेगी और एक विविध उत्पाद पोर्टफोलियो पेश करने की योजना बना रही है। 2023 में जापानी सौंदर्य रहस्यों से प्रेरित होकर केओमी ब्यूटी ने हाल ही में भारतीय सौंदर्य और त्वचा देखभाल क्षेत्र में अपनी यात्रा शुरू की। दिसंबर 2022 में रिलायंस ग्रुप ने गुजरात में अपना एफएमसीजी ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया, जो खाद्य तेल, दालें, अनाज, पैकेज्ड खाद्य पदार्थ और अन्य दैनिक जरूरत के उत्पादों सहित उच्च गुणवत्ता और किफायती उत्पादों की एक विस्तृत पसंद लाएगा। अमेज़न का लक्ष्य 2030 तक 50% शुद्ध शून्य कार्बन के साथ सभी शिपमेंट को शुद्ध शून्य कार्बन बनाना है। 2021 से 22 में लगभग 27,000 मीट्रिक टन उपभोक्ता प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने, प्रसंस्करण और रिसाइकलिंग करने के बाद डाबर इंडिया देश में पूरी तरह से प्लास्टिक कचरा तटस्थ फर्म बन गई है। हम यहाँ एफएमसीजी पार्ट 1 पर चर्चा किया। इस प्रकार भारतीय स्टॉक मार्केट और उसके सेक्टर निवेशकों को वित्तीय मुक्ति और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। सही जानकारी और विश्लेषण के साथ हम सभी इसके लाभ उठा सकते हैं, चाहे हम इंट्राडे करें या फिर लॉन्ग टर्म में निवेश करें। धन्यवाद दोस्तों कि आपने मेरे साथ यह जानकारी साझा की। अगर आपके पास इस विषय पर कोई प्रश्न है तो कृपया नीचे टिप्पणी में साझा करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।